नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की स्थिति, देश की परिस्थिति, इस समय किस मुकाम पर खड़े हैं हम, क्योंकि अस्पतालों के बाहर वैसी ही कतारें, ऑक्सीजन के लिए वैसी ही जद्दोजहद हर तरफ अगर नजर आती है तो लोगों के मन में यह संशय आना बहुत सामान्य है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम इस समय खड़े कहां पर हैं। अगर तैयारियां हो रही हैं तो जमीन पर फर्क दिख क्यों नहीं रहा है? वैक्सीनेशन के हिसाब से उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? ये सारे सवाल सबको कचोट रहे हैं और इसीलिए आज कोरोना से ये जो संग्राम चल रहा है उसकी असली परिस्थितियों कब खत्म होगा? इन सवालों के बीच जब वैज्ञानिक बताते हैं कि लहर का पीक आना अभी बाकी है तो मन सवालों से भर जाना लाजमी है। डेफिनेटली वैक्सीन हेल्प और हमारी डिजीज की सिवियरिटी बहुत कम हुई। वैक्सीनेशन पॉलिसी को तुरंत खोल दिया, उसे लिबरलाइज कर दिया। अब धीरे धीरे स्थिति इंप्रूव कर रही है। 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। संक्रमण से युद्ध में देश की तैयारियां क्या हैं? संक्रमण से युद्ध में देश की असल चुनौतियां क्या हैं? संक्रमण से युद्ध में देश दुनिया के अंदर कहां खड़ा है? संक्रमण से युद्ध में विजयी बनाने वाली वैक्सीन की क्या स्थिति है? वैक्सीन देश की बड़ी आबादी को जल्दी कैसे लगेगी? संक्रमण के कहर पर रोक कैसे और कब तक लगेगी? 2 घंटे तक पेशेंट जो है बिना ऑक्सीजन के तड़फ रहे थे। और सर बिलीव मी, बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे एनआईवी सपोर्ट वाले। अभी एक लेडी अंदर पड़ी हुई है, उसका हस्बैंड मारा है। वो तो पड़ी है सड़क पे, कोई ऐसे में हम कहाँ जाए? या तो फिर बोल के हमें मार दो। वो सुनना चाहिए कि जो कोविड की लहर आई है इस बार, ये बिल्कुल सुनामी की तरह आई। दिल्ली हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर जब भी बेड ढूंढने कोई भी गंभीर स्थिति में मरीज जाता है तो वहां पर नो एंट्री ही रहती है। वहां पर दाखिला मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए तमाम डॉक्टर ये सुझाव भी देते हैं कि अगर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है तो घरों में इलाज हो, और घरों में इलाज हो तो आखिर किस तरीके से हो। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से अस्पतालों में जरूरी चिकित्सीय सुविधाओं की भारी कमी हो गई है। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं जिंदगी बचाने वाली दवाएं ही नहीं है। आम आदमी जो अस्पतालों के बाहर जमीन पर ऑक्सीजन के इंतजार में पड़ा हुआ है, वो करे तो क्या करे? हम आपको कुछ अहम जानकारी दे रहे हैं कि अगर मरीज को अस्पताल में इलाज की जरूरी सुविधाएं न मिल पा रही हों तो जान बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो कोशिश करें कि आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम कर पाएं। ये बाजार में मिलने वाली एक ऐसी मशीन है जो वातावरण में मौजूद हवा से नाइट्रोजन को अलग कर देती है और ऑक्सीजन को जमा कर लेती है। लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हर मरीज के लिए ठीक नहीं होता। जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 85% से अधिक हो वही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम ऑक्सीजन लेवल वाले गंभीर मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट सप्लाई होती है, जबकि गंभीर केस में 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट सप्लाई की आवश्यकता होती है।
तो अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। चेक करें कि इसका ऑक्सीजन फ्लो रेट प्रति मिनट कितना है। मशीन से बनने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता कम से कम 90% होनी चाहिए। मशीन का सर्टिफिकेशन चेक करें और मशीन किसी विश्वसनीय मैन्युफैक्चरर से ही खरीदें। अगर आपके पास न ऑक्सीजन सिलेंडर है न ही कॉन्सेंट्रेटर है, ऐसे में क्या किया जा सकता है? कुछ घरेलू एक्सरसाइज ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकती हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन का स्तर 94% से कम हो रहा है तो डॉक्टर्स प्रोन ब्रीदिंग की सलाह देते हैं। प्रोनिंग या प्रोन ब्रीदिंग ऑक्सीजन में सुधार करके मरीज की जान तक बचा सकते हैं। जिन मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और जो घर में रहकर इलाज कर रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रोनिंग के तरीके सुझाए हैं। प्रोनिंग के लिए लगभग 4 से 5 तकियों की जरूरत होती है। सबसे पहले कोविड रोगी को बिस्तर पर पेट के बल लेटाएं। एक तकिया गर्दन के नीचे सामने से रखें, फिर 1 या 2 तकिए गर्दन और छाती और पेट के नीचे बराबर में रखें। बाकी के 2 तकियों को पैर के पंजों के नीचे दबाकर रख सकते हैं। ध्यान रखें, इस दौरान कोविड रोगी को गहरी और लंबी सांस लेते रहना है। 30 मिनट से लेकर करीब 2 घंटे के लिए इस स्थिति में रहने से मरीज को काफी आराम मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, 30 मिनट से 2 घंटे के बीच मरीज की पोजीशन बदलते रहना जरूरी है। इस दौरान मरीज को दाईं और बाईं करवट लेकर लिटा सकते हैं। अगर मरीज के साथ उनके परिवार के सदस्य भी हैं तो तीमारदार का मास्क लगाना और पीपीई किट पहनना भी जरूरी है। हालांकि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि कुछ खास हालात में प्रोनिंग नहीं करनी चाहिए। 4-5 कंडीशंस हैं जिसमें प्रोनिंग नहीं करनी है। एक तो गर्भवती महिलाएं, उनको ये नहीं करना है। जो लोग बहुत ज्यादा ओबीज हैं और उनकी बेली बहुत आगे पेट है, तो उनके कितने भी पिलो लगा लें आप, उनको पेट दबेगा, तो उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो प्लीज आप इसको मत करिए, क्योंकि हो सकता है इससे आपको कुछ हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर आपकी स्पाइन की कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई स्पाइन की आपको स्पॉन्डिलोसिस या स्पाइन की कोई प्रोलैप्स डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है, आपको हिप बोन का कोई ऑपरेशन हो चुका है, पैर में किसी बोन्स वगैरह का फ्रैक्चर है या किसी चीज का ऑपरेशन हो चुका है, तो कृपया ये ना करें। इस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि घर पर ही आईसीयू का सेटअप किया जाए। तरीका काफी महंगा है, लेकिन बाजार में ऐसी कई निजी कंपनियां हैं जो घरों में आईसीयू सेटअप कर देती हैं। अगर आप भी घर पर आईसीयू बनाने के लिए मजबूर हैं, तो आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मेडिकल उपकरणों में आईवी स्टैंड, पैरा मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन मशीन, अल्फा मैट्रेस, नेब्यूलाइजर और डीवीटी पंप की आवश्यकता होती है। हालांकि कौन कौन से उपकरण लगने हैं, ये मरीज और उनकी बीमारी पर निर्भर करता है। अगर मरीज की हालत बहुत गंभीर है तो घरों में 24 घंटे के लिए नर्स या नर्सिंग अटेंडेंट भी बुलाए जा सकते हैं। ऐसे अटेंडेंट्स का काम मरीज को दवाएं देना, डॉक्टर से कंसल्ट करना और मेडिकल उपकरणों को ऑपरेट करना होता है। अगर घर पर आईसीयू सेटअप कर रहे हैं तो आईसीयू बेड अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए पावर बैकअप होना भी जरूरी है। डॉक्टरों के अनुसार इन कोशिशों के साथ लगातार अस्पतालों से संपर्क भी रखना चाहिए, क्योंकि ये वैकल्पिक सुविधा है, संपूर्ण इलाज नहीं। उसके लिए अस्पताल और डॉक्टर्स की निगरानी आवश्यक होती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वर्दीधारियों की भूमिका भी बड़ी है। हमने देखा है कि किस तरीके से आईटीबीपी द्वारा निर्मित एक कोविड फैसिलिटी की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से डीआरडीओ अलग अलग शहरों में उन कोविड सेंटर्स की शुरुआत कर रहा है जहां पर आईसीयू बेड्स लोगों को मिल सकते हैं। और इसीलिए ये जो लड़ाई है, जो भले ही सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन योगदान वर्दी का बहुत बड़ा हो जाता है। भारतीय सेना ने अपने सैन्य अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए भी खास व्यवस्था की है।
बेस हॉस्पिटल में 900 से 1000 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई है। कोविड ओपीडी ने काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार के आग्रह पर सेना ने रांची के पास भी अपने अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल शुरू कर दी है। Here to face the challenge for the corona, and this time it is real challenge than before, because this time it is a double mutant and death rate is more, spreading rate is very high, so we will try our maximum to reduce the spread and the death rate, and maximum service will be given for the nation. In the forces, we are Himveers. Nothing is challenging. If we can tame the Himalayas, COVID is no bigger threat to us. We'll work on it. We'll work with more vigor, more valor, more energy. And the best of our knowledge, we'll work on it and we'll do the best. भारत की वायुसेना भी वैक्सीन, ऑक्सीजन और जरूरी चीजों को देश के कोने कोने में वायु गति से पहुंचाने का मोर्चा पहले से संभाले हुए है। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए डीआरडीओ उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं। ये तकनीक एलसीए तेजस की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। इस तकनीक का नाम है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया था। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में डीआरडीओ ने ये तकनीक प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर की है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर को चार्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। डीआरडीओ ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगा रहे हैं। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में। कोरोना जैसी बीमारी जिसकी जानकारी अभी भी शोध के दायरे में है अधिकतर, उसके बारे में जानने के लिए हमेशा आंकड़े बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जो आंकड़े हमें नजर आ रहे हैं, जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है कि रेट ऑफ क्लाइम थोड़ा सा कम हो गया है, तो क्या इसके पीछे टेस्टिंग कारण है? इन सारी वजहों को तलाशना जरूरी। लहर चाहे पहली हो या फिर दूसरी, दोनों ही लहर में कोरोना की रोकथाम के टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट वाला मंत्र सबसे अहम रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दौर में देश में कोरोना की सुनामी आई है, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आइसोलेट करने के लिए टेस्टिंग की जरूरत है, तो कई जगह कम टेस्टिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली इन दिनों कोरोना कैपिटल बनी हुई है। वायरस की सबसे घातक मार से दिल्ली बेहाल है।
लेकिन यहाँ टेस्टिंग की रफ्तार 2 हफ्तों में 27% तक कम हुई है, जबकि दिल्ली में संक्रमण दर करीब 32% है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में टेस्ट होने पर हर तीसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव है। सुबह 10 बजे से यहाँ पे लाइन में लगा था, ऑलमोस्ट अब 12:30 आ गए, 2.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद ये लोग कहते हैं कि हमसे नहीं अब नहीं कर सकते, अब बंद कर दिया उन्होंने टेस्टिंग करना। ऑलमोस्ट करीब 70-80 लोग और खड़े हुए हैं जो कि सुबह से आके खड़े हुए हैं और उन्होंने टेस्टिंग करना बंद कर दी है। इतना स्लो टेस्टिंग करना शुरू किया इन्होंने कि बहुत ज़्यादा, जबकि टेस्टिंग बहुत स्पीडली होता है। सुबह से लोग बैठे हुए यहाँ से 9 बजे तक उन तक टेस्टिंग नहीं हुआ यहाँ पे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 11 अप्रैल को सबसे अधिक 1,14,000 कोरोना सैंपल्स की जांच हुई, लेकिन अब ये आंकड़ा रोजाना 1 लाख से कम है। 28 अप्रैल को 81,929 टेस्ट हुए, जिसमें 25,986 केस पॉजिटिव थे। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 31.76% है। 2 हफ्तों की औसत टेस्टिंग संख्या में भी कमी आई है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 99,460 टेस्ट हुए, जबकि अप्रैल के चौथे हफ्ते में यह घटकर 73,027 रह गए। जबकि विशेषज्ञों के अनुसार इस समय ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमितों को आइसोलेट किया जा सके। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस केस की तादाद में भारी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा केसों को ट्रैक करने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने की, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। 18 अप्रैल को राज्य में 2,15,000 कोरोना टेस्ट हुए, वहीं 10 दिन बाद कोरोना टेस्ट की संख्या गिरकर 1,86,000 हो गई, यानी करीब 29,000 टेस्ट कम। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में केस कम होने के पीछे तस्वीर का एक दूसरा पहलू सामने आया है। अगर 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना टेस्टिंग घटी है। सिर्फ मुंबई को देखें तो 20 अप्रैल को जहां कुल टेस्ट 45,350 हुए, वहीं करीब एक हफ्ते बाद 26 अप्रैल को टेस्ट की संख्या गिरकर 28,328 पर आ गई। इसमें 3,876 केस पॉजिटिव आए, यानी महाराष्ट्र में टेस्टिंग की संख्या बहुत ज्यादा गिर गई। क्या यही कारण है कि यहां कम केस आ रहे हैं? छोटे शहरों को छोड़िए, बड़े शहरों में टेस्टिंग की रफ्तार बहुत धीमी। ज्यादा केस की वजह से अधिकतर लैब्स में लंबी लाइनें हैं। मार्च की शुरुआत में जहां आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में मिल जाती थी, वहीं अब उसमें 36 से 72 घंटे लग रहे हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग टेस्ट करवाने ही नहीं जा रहे। साथ ही कम स्टाफ की वजह से अधिकतर लैब्स ने होम कलेक्शन भी बंद कर रखा है। दिल्ली की लैब पे या एनसीआर की लैब पे या देश के अन्य हिस्सों की लैब पे कोविड टेस्ट करने का दबाव बढ़ गया है, चाहे वो आरटी-पीसीआर टेस्ट करना हो या रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करना तो बहुत आसान होता है, बट आरटी-पीसीआर में टेस्टिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 6 घंटे लगते हैं प्रोसेसिंग में। और इस समय चूंकि बिकॉज लोड इतना बढ़ गया लैब पे, नंबर ऑफ लैब्स हैं, बट लोड बढ़ने की वजह से टेस्टिंग की रिपोर्ट डिले हो रही है। वो लाजमी है, हम सबको पता है। जब अगर हमारे पास लोग टेक्नीशियन कम है या माइक्रोबायोलॉजिस्ट कम है, मशीन लिमिटेड है और लोग काफी संख्या में आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए और ज्यादातर लोगों के लिए होम सैंपल कलेक्शन करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइट जो है टर्न अराउंड टाइम है रिपोर्टिंग का वो बढ़ गया है। में अंतिम विकल्प के तौर पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन ये लॉकडाउन हमेशा नहीं लगा रह सकता। इसीलिए वैक्सीन की रफ्तार को बहुत तेज करने की आवश्यकता इस समय देश में महसूस की जा रही है। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक एक निश्चित आबादी को, एक निर्धारित आबादी को दोनों डोज वैक्सीन के लग जाएं। संक्रमण से लड़ाई के लिए वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है। 75% आबादी को जितनी तेजी से ये डोज लगेंगी,
संक्रमण से लड़ाई में देश उतनी तेजी से जीत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये कितनी जल्दी संभव है, ये बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालात को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए भारत को अगले 3 महीनों में अपनी आबादी के 75% को टीका लगाना ही होगा। इस लिहाज से करीब 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन की सख्त आवश्यकता है, यानी टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार में कम से कम 5 गुना वृद्धि करनी होगी। अभी की जो स्पीड है उसके अनुसार भारत जून-जुलाई 2022 तक ही अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकेगा। इस बीच संक्रमण की दूसरी के बाद तीसरी या अन्य लहरें आती रह सकती। वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलाई गईं, दुष्प्रचार किए गए, उन्होंने वैक्सीनेशन की रफ्तार को कमजोर किया। भारत का प्रथम लक्ष्य था 30 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ऊपर के गंभीर बीमार लोगों को अप्रैल 2021 तक टीका लगाना। लेकिन मार्च के पहले सप्ताह तक सिर्फ 40% ही टीकाकरण हो सका। वैक्सीन की डोज बड़ी मात्रा में बर्बाद भी हुई। वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से बढ़ाना ही संक्रमण से लड़ाई के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। वैक्सीनेशन के अलावा वैक्सीन की सुलभता बड़ी चुनौती बनी रहेगी। सरकारों को बहुत संवेदनशील होकर इस दिशा में काम करना होगा। राजनीति के लिए बाद में बहुत समय बचेगा। एक या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है, हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस जिसकी अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने 1 डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। जनवरी में भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी, लेकिन रूस के स्पुतनिक को मंजूरी देने में और निर्यात करने में 3 महीने लगे। मंजूरी की धीमी गति के चलते फाइजर ने खुद को भारत की मंजूरी की बोली से अलग कर लिया था। बड़ी आबादी को टीका लगाना है तो सभी विकल्पों पर तेजी से काम करना होगा। मई में स्पुतनिक वी का भारत में उपलब्ध होना राहत की खबर जरूर है। India will start getting the Sputnik V supplies from Russia in May. These will be initial and limited quantities, which will ramp up over the next 2 to 3 months. There are 2 routes by which the quantities would come into India. One is through the product that's manufactured in Russia and imported into the country. The second is through local manufacturing, which we will also be starting in the next couple of months to start delivering the vaccines from the India-made product. शुरू में स्पुतनिक वी रूस से भारत आएगी, जो टीकाकरण का हिस्सा बनी रहेगी। लेकिन जून महीने में भारत में बनी स्पुतनिक भी उपलब्ध होगी। स्पुतनिक वी ने भारत के 6 मैन्युफैक्चरर्स के साथ तैयारी कर ली। कोरोना संक्रमण का सबसे खतरनाक पक्ष है उसका बार-बार रूप बदलना। इस खतरे को पूरी तरह समझते हुए अमेरिका की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है, एस प्रोटीन है या स्पाइक प्रोटीन है, जिसकी मिसाल मैं बहुत आसानी से इस तरह से दे सकता हूं कि आल्पिन का जो हेड होता है वो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है।
और उस हेड के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो 4 या 5 हज़ार तरीके के मोज़ेक बना सकता है। अभी इसने चंद मोज़ेक बनाए हैं जिसको हमने रिसर्च जीनोमिक स्टडीज से पता लगाया है। इसके बाद ये क्या करेगा कि ये और नए मोज़ेक्स बनाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से और सेलुलर स्टडीज़ के ज़रिए से और बायोकेमिस्ट्री से मुख्तलिफ साइंटिस्ट इकट्ठे होकर उन मोज़ेक को एक जगह रखेंगे। जैसे कई दुकानों से हम रसगुल्ले लाकर एक प्लेट में रख लें और उस प्लेट में सब रसगुल्लों को मिला दें और उसका जो शीरीनी निकले उसके खिलाफ हम वैक्सीन डेवलप करें। वायरस के बदलते स्वरूप से भी बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। अगर संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज दिख रही है कि जो हालात हैं, जो सुविधाएं हैं, वो उसके साथ कदम ताल नहीं कर पा रही हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा किरदार उस वायरस का भी है जिसके म्यूटेशन का एक ऐसा रूप सामने आया है जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की पेशानी पर बल डाल रहा है। स्पाइक प्रोटीन है, जैसे आप सोचिए एक चाबी जो ताले में लगती ताला खुलता है, तो ऐसे अगर बॉडी के सेल में घुसना हो तो ये स्पाइक प्रोटीन काम में आती है। तो वो स्पाइक प्रोटीन में जब चेंज हो जाता है म्यूटेशन से, तो उसका असर जो है वो बदल जाता है। कई केस में जैसे इसमें हुआ, अभी ऑफ कोर्स रिसर्च बाकी है, ये बहुत जल्दी है, पर लग ये रहा है कि शायद इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। जितना ज्यादा कोई वायरस फैलता है उतना ही ज्यादा वो म्यूटेट करता है। कोविड-19 वायरस लाखों बार म्यूटेट कर चुका है। हालांकि अब तक 4 नए प्रकार के कोविड वेरिएंट मिले। B117 या यूके वेरिएंट जो बाकियों से 40 से 70% तक ज्यादा संक्रामक है और मौत की आशंका 60% तक बढ़ जाती है। ब्राजील वेरिएंट जो पहले वाले म्यूटेशन से ज्यादा खतरनाक है और एंटीबॉडीज को धोखा देने में सक्षम है। B1351 या दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट जो लगभग 20 देशों में पाया गया, ये भी एंटीबॉडीज को छकाना जानता है। B1617 या भारत का डबल म्यूटेंट जो दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। महाराष्ट्र में जो केस सामने आ रहे हैं उनमें से 61% देसी म्यूटेंट वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि भारत में जो कुल केस सामने आए हैं उसमें इस वेरिएंट से संक्रमित 70% केस हैं। इसके साथ ही एक ट्रिपल म्यूटेंट B1618 के मिलने से वैज्ञानिक कम्युनिटी सकते में है। इस ट्रिपल म्यूटेंट को बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है। बंगाल इसका नाम इसलिए लगा क्योंकि लगता ये है कि पहले ये बांग्लादेश में था। बांग्लादेश में कोई जब उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो लगभग 80% ये वैरायटी थी म्यूटेंट्स की, और लगता है कि ये बंगाल आ गया। बंगाल से अब कहाँ फैला इंडिया में वो कहना मुश्किल है। जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में कोई 40 के करीब डॉक्टर्स जो फुली वैक्सीनेटेड थे, उनको ये इन्फेक्शन हो गया। उससे थोड़ा ये भी लगता है कि हो सकता है ये नए म्यूटेंट्स ही हैं जो कि जो इम्यूनाइजेशन है, जो इन्फेक्शन को कम करता है, खत्म नहीं करता। किसी भी देश में जितने सैंपल टेस्ट होते हैं उनमें से 5% की सीक्वेंसिंग की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वायरस में कैसे बदलाव हो रहे हैं। वायरस खुद के खिलाफ बन रही दवाइयों और वैक्सीन को छकाने के लिए और अपने वजूद को बचाए रखने के लिए खुद को बदलता रहता है। तो क्या यह संभव है कि इस बंगाल स्ट्रेन की वजह से वैक्सीन लगाने के बावजूद कुछ केसेस में संक्रमण पाया जा रहा है? दुनिया की चिंता यह है कि अगर भारत में संक्रमण की रफ्तार पर काबू नहीं पाया गया तो म्यूटेशन से कोई ऐसा वेरिएंट तैयार हो सकता है जिस पर अब तक की गई शोध बेकार हो जाए और तब दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तेजी से वैक्सीनेशन ही लंबे संघर्ष के बाद कोरोना से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, लेकिन इसमें देश और दुनिया सबको मिलजुल कर एक साथ पूरी ताकत से वायरस के खिलाफ युद्ध छेड़ना होगा। वैक्सीन बचाव के लिए, लेकिन उपचार के लिए चाहिए दवा। जाइडस कैडिला ने वीराफेन नाम की एक दवा को विकसित तो किया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से श्योर होने के लिए, यानी पुष्ट तौर पर पता होने के लिए कि ये जो बीमार हो रहे हैं कोरोना से, जो संक्रमित हो रहे हैं,
उनके उपचार के लिए सही है, अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है। आपको दिखाते हैं कि अस्पतालों में किस तरीके से इसका इस्तेमाल होना है। रेमडेसिविर और फैबीफ्लू जैसी दवाइयों को लेकर जद्दोजहद तो चल रही है, लेकिन ये दोनों ही कोरोना की दवाइयां नहीं हैं। कोरोना के उपचार के लिए पहली बार वीराफिन नाम की एक दवाई को निर्मित किया गया है और भारत के ड्रग कंट्रोलर ने जाइडस कैडिला की दवा वीराफिन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दरअसल वीराफिन एक एंटीवायरल दवा है जिसका इस्तेमाल हेपेटाइटिस सी और बी के इलाज में किया जाता है। हेपेटाइटिस के इलाज में इसकी कई डोज दी जाती है। कैडिला के अनुसार कोरोना मरीजों पर जब इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो 91.15% मरीज 7 दिन में ही RT-PCR नेगेटिव हो गए। 250 मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया तो 228 लोग एक हफ्ते में ठीक हो गए। जाइडस कैडिला के अनुसार इलाज के मौजूदा तरीकों से एक मरीज के 7 दिनों में ठीक होने के 68.18% चांस है, जबकि वीराफिन लेने के बाद ये संभावना बढ़कर 80.36% हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा के प्रभाव से संक्रमित मरीज गंभीर स्थिति में जाने से बच जाते हैं। जाइडस ये भी दावा करती है कि वीराफिन देने के बाद मॉडरेट कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। वीराफिन के ट्रायल्स उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में हो रहे हैं।